जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, उसी के मुताबिक केंद्र सरकार ने आखिरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस संगठन के खूनी खेल और काले कारनामों की लंबी फहरिस्त भी जारी की है। गृह मंत्रालय का कहना है कि पीएफआई के कई सदस्यों के टेरर फंडिंग में लिंक होने की वजह से उन्हें बैन करना पड़ा। सरकार का कहना है कि पीएफआई को बैन करने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। आइए जानते हैं कि पीएफआई पर क्या क्या आरोप हैं, और आज हम आपको पीएफआई के उन विवादों की पूरी कहानी सुनाएंगे जिस वजह से ये संगठन जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार के निशाने पर चली गई थी। अब इस संगठन को 5 साल तक बंद ताले में रहना होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि पीएफआई है क्या। पीएफआई का जन्म 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से हुआ, जैसे केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मिंता नीति परसाई को मिलाने से पीएफआई बना। यह खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। इसके कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी संगठन ने कभी नहीं दी। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर केरल था, बाद में इसे दिल्ली लाया गया। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि पीएफआई और कुछ नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही एक नया रूप है। 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने पीएफआई की मौजूदगी में कई ठिकानों में छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई टेरर फंडिंग और युवाओं को ट्रेनिंग कैंप के बहाने बरगलाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के आरोप की वजह से की गई थी। रेड के दौरान जांच एजेंसियों को कई पीएफआई के ठिकानों से ढेर सारे आपत्तिजनक दस्तावेज और धारदार हथियार जब्त किए थे। जांच एजेंसियों ने इस संगठन से 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को दबोचा है। यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में हुई नृशंस हत्याओं में शामिल रहा है। पहला, जांच एजेंसियों का कहना है कि यह संगठन दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में सक्रिय है। हाल ही में पीएफआई से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आए जिसकी जांच एनआईए कर रही है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के तार खतरनाक आतंकी संगठन जैसे आईएसआईएस, अलकायदा और तालिबान से लिंक होने के भी आरोप लगते रहे हैं। हालांकि पीएफआई खुद को दलितों और मुसलमानों के हक में लड़ने वाला संगठन बताता रहा है। तीसरा, संगठन के सदस्य सीरिया, इराक व अफगानिस्तान में जाकर आईएस के आतंकी समूह में शामिल हुए, कई वहां मारे गए। इसके आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ संबंध होने के भी सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। चौथा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए ने जिन लोगों को पकड़ा है उससे पूछताछ में पता चला है कि ये संगठन भारत को अस्थिर करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संपर्क में था। पांचवा, इस संगठन पर देश में कट्टरवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगे हैं। केरल में 4 जुलाई 2010 को मलयाली प्रोफेसर टीजे जोसेफ के दाहिने हाथ की हथेली काटने के मामले में इस संगठन का नाम सामने आया था। पीएफआई का कहना था कि जोसेफ ने कॉलेज की परीक्षा में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसका बदला लेने के लिए पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जोसेफ के दाहिने हाथ की हथेली काट दी थी। छठा, पीएफआई पर टेरर फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं। फरवरी 2021 में यूपी पुलिस की टास्क फोर्स ने दावा किया था कि पीएफआई को दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से फंडिंग होती है। इससे पहले जनवरी 2020 में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी जांच के बाद दावा किया था कि 4 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 के बीच पीएफआई से जुड़े 10 अकाउंट में 1.04 करोड़ रुपए आए। 22 सितंबर को पीएफआई के ठिकानों पर हुई जांच में पीएफआई के बैंक खातों में करीब 60 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। सातवां, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि पिछले कुछ महीनों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत देश के विभिन्न राज्यों में हुई हत्याओं में पीएफआई का हाथ रहा। इन हत्याओं का एकमात्र मकसद देश में शांति भंग करना और लोगों के मन में खौफ पैदा करना था। 8वां,
जनवरी 2020 में भी जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई, तब तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस हिंसा में पीएफआई के हाथ होने की बात कही थी। हालांकि तब भी पीएफआई ने इस हिंसा में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया था। नौवां, पीएफआई पर अक्सर धर्मांतरण के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन वो इसे सिरे से खारिज करता रहा है। 10वां, ये संगठन युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकवाद में ढकेल रहा है। ट्रेनिंग कैंप लगाकर ये युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवाद में ढकेल रहा था। इसके लिए वह कमजोर वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को निशाने पर ले रहे थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।